बात करते हैं आज ईद के मौके पर, जहां धार्मिक सौहार्द की बातें पूरे देश और दुनिया में हो रही हैं, वहां किस तरीके से एक समुदाय विशेष को जानबूझकर टारगेट करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे एक राजनीतिक टूल किट के तौर पर इस्तेमाल किया। ईद की नमाज के बाद जो आयोजित समारोह है, वहां पर मंच पर खड़े होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना तो भारतीय जनता पार्टी के सीए को पश्चिम बंगाल में लागू होने देंगी, ना एनआरसी को, और ना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड समान आचार संहिता पश्चिम बंगाल में लागू होगी। यह सवाल उठता है, आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, केंद्रीय कानून को कोई राज्य अगर अपने राज्य में चाहे कि वो उपयुक्त नहीं है तो मना कर सकता है, लेकिन यह कानून पूरे देश भर के लिए है और सीएए किसी एक प्रांत के लिए नहीं है, प्रांत विशेष के लिए भी नहीं है। ममता बनर्जी फिर सीएए को लेकर इतना हाय तौबा क्यों मचा रही है? और इसके साथ साथ कैसे कह रही है ममता बनर्जी कि अगर मान लीजिए कि कल को केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू कर दिया तो क्या पश्चिम बंगाल उठकर बांग्लादेश में चला जाएगा? अजीब सिर पैर की बातें हैं, बेसिर पैर की। देखिए उन्होंने क्या कहा। ভোটটা যেন দিয়ে যায়, তা নাহলে তাদের নামগুলো কেটে দেবে, পরে বলবে মাছের মাথাটা দেখছেন তো, ওটা হচ্ছে ক্যা, আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি, আর মধ্যখানে পেটিটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। এটা যদি না চান, বরাবরই আপনাদের আশীর্বাদে দোয়ায় আমরা কিন্তু এখানে আছি। আমি এখনো বলি তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে, যদিও এখানে বলা উচিত নয়, কিন্তু ইলেকশনের সময় মনে রাখবেন ফাইট আমাদের সাথে বিজেপি। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোট কি করবে আমরা দেখে দেব, কিন্তু বাংলায় আমরা লড়ছি বিজেপির সাথে। একটা ভোটও যেন অন্য কোনো দলে না যায় তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া। इससे पहले कि इसके राजनीतिक विश्लेषण हम आपके सामने रखें, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी आप सामने तस्वीर देख रहे हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जब भी बंगाली मूल के लोगों के साथ और हिंदुओं के बीच में होती हैं या फिर किसी भी आधिकारिक समारोह में भी होती हैं तो वो सर पर पल्लो नहीं लेती, लेकिन जब भी किसी ऐसे मंच पर होती हैं जिसका संपर्क या जिसका कॉन्टेक्स्ट मुसलमानों से जुड़ा होता है तो सर पर पल्लू आ जाता है। क्या मतलब है इसका? यानी कि एक सिंबॉलिज्म की राजनीति करने में ममता बनर्जी का कोई जोड़ नहीं इस देश में। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही, भाई राज्य सरकार आपकी, राज्य में कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी, दंगा होगा रोकने की जिम्मेदारी किसकी? ममता बनर्जी और उनकी सरकार की। दंगा होगा ही कैसे आपके राज्य में? क्या आप ये पहले से मानकर बैठी हैं कि आपके राज्य में दंगा कराने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं? और अगर नहीं, अगर इसकी आपकी जानकारी पहले से है तो लोगों को गिरफ्तार कीजिए, और नहीं तो चुनावी मंच बनाकर मुसलमानों के बीच में आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि मुसलमानों को डरना चाहिए, डर कर रहना चाहिए इस देश में? बंगाल के मुसलमानों को क्या इस बात का डर होना चाहिए कि केंद्र सरकार बंगाल के मुसलमानों के खिलाफ है? यह किस तरह की राजनीति है? पश्चिम बंगाल में 7 चरण में मतदान होने वाले हैं और ऐसे मौके पर पहले चरण के ठीक पहले दंगों की बात कहकर और दंगों के नाम पर लोगों के भीतर डर बैठाने के साथ ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ममता बनर्जी दंगों की राजनीति शायद करना चाहती हैं और उसकी राजनीतिक रोटियां भी सेकना चाहती हैं। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। আমার রাজা কি? আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যা, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। मतलब कहीं की बात कहीं से उठाई और उठाकर उसको जोड़ दिया। इस पूरे जो एक शेर को उन्होंने सामने रखा, उसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि कोई आपको दबा ना सके। कौन दबा रहा है मुसलमानों को? यह सवाल आज ममता बनर्जी से ही पूछा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीते 10 सालों से उनकी सरकार है। क्या मुसलमानों का इतना हनन हो रहा है वहां पर कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे? और अगर ऐसा है तो क्या इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी के ऊपर नहीं है? फिर वो किस तरह से बात कर रही है? किसने कहा कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू किया जाएगा? किसने कहा?
क्या केंद्र सरकार ने ऐसी कोई बात कही? फिर डर किस बात का? सीएए से भारत के मुसलमानों पर क्या असर पड़ रहा है? यह बात भारतीय जनता पार्टी, यह बात केंद्र सरकार, यह बात तमाम जानकार और कानूनी जानकार लगातार बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि ममता बनर्जी खुद अपने सरकार और पड़ोस के असम सरकार के आंकड़ों पर ध्यान नहीं देती। 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक मात्र दो व्यक्तियों ने सीएए कानून के तहत भारत में नागरिकता की मांग सामने रखी है, एप्लीकेशन दिया है पश्चिम बंगाल में। और सिर्फ एक व्यक्ति ने असम में सीएए कानून के तहत नागरिकता की एप्लीकेशन को जमा किया है। किसको डर लग रहा है साहब? जब किसी को डर ही नहीं लग रहा, लोग इसके बारे में बहुत आगे बढ़ के कुछ कर नहीं रहे, आप किसको डराना चाहती हैं? ईद के मौके पर भाईचारे को छोड़कर आप दंगे की बात करती हैं, आप एनआरसी और सीएए की बात करती हैं। क्या आपको रामनवमी के मौके पर इसी तरीके से हिंदुओं को हम डराते हुए देखेंगे? क्या रामनवमी के मौके पर क्या इसी तरीके से एक जलसे को आप संबोधित करेंगी ममता बनर्जी? ये एक बड़ा सवाल है। तो हमने आपको लगातार बताया और हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी किस तरीके से इस पूरे मौके को एक राजनीतिक अवसर के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। इस पूरे मौके पर अभिषेक बनर्जी, जो कि उनके भतीजे हैं, वो भी वहां पर थे और उन्होंने भी ऐसी बातों को सामने रखा जो कि ये प्रस्तुत करता है कि आज पश्चिम बंगाल में बांटो और राज करो की राजनीति कितने बड़े पैमाने पर आजमाई जा रही है। अंधेरा तो सूरज निकलना चाहिए, अब कुछ भी हो मौसम बदलना चाहिए। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और एक भाई को भाई से लड़ाए, आने वाले दिन उसका विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। राहत इंदौरी का यह शेर अपने आप में बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की जनता ने इसे तृणमूल कांग्रेस के ऊपर इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा अभिषेक बनर्जी जी? शायद लोग आपकी सरकार को ही वहां पर बाहर का रास्ता दिखाते हुए दिखाई दे। सवाल यह उठता है कि आखिरकार कौन लड़ा रहा है हिंदू को मुसलमान से पश्चिम बंगाल में? और अगर राज्य में दंगे होंगे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की? देखिए अभिषेक ने और क्या क्या कहा। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। हिंदुस्तान किसी का बाप का थोड़ी है। यह शब्दावली पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है और चुनाव में खास करके कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान किसी एक के बाप का नहीं है, लेकिन हम सबों के बाप का तो है ही। आखिरकार हमारे पूर्वजों ने इसी धरती पर जन्म लिया है। हमारे पूर्वजों ने आज से नहीं बल्कि आदिकाल से, अनादिकाल से हिंदुस्तान या भारत की परिकल्पना को अंजाम दिया है। आज उसी राष्ट्र को लेकर हम इतने बड़े पैमाने पर अपने सर को ऊंचा कर कर दुनिया भर में अपना एक अधिकार जमाते हैं। तो आखिरकार किसी एक व्यक्ति के माथे पर हिंदुस्तान का ठिकरा कैसे फोड़ा जा सकता है? जाहिर सी बात है, ये वही सोच है जो कुछ परिवारवाद में लिप्त राजनीतिक दलों की सोच है। यानी कि परिवार मानता है कि यह देश उसका है, यह देश उसके बाप का है, और शायद इसीलिए इस तरह की बातें की जाती हैं। हम और आप कभी इस तरह की चर्चा करते हैं कि भाई ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है। यह शब्दावली का इस्तेमाल आखिरकार क्यों किया जा रहा है? जाहिर सी बात है, इसके जरिए लोगों के बीच में विभाजनकारी जो बातें हैं उसे पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार यह बड़े पैमाने पर होता हुआ दिखने की आशंका है, क्योंकि अगर विभाजनकारी रणनीति काम नहीं आई तो हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस को 42 सीटों में से कहीं बड़ी सीटों पर नुकसान झेलना पड़े। इस सबका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ इस अंदाज में दिया। ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही है। ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं,
डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीएए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। तो आखिरकार क्या वजह है कि ममता बनर्जी इतने बड़े पैमाने पर, खास करके ईद के मौके पर नमाज के बाद इस मंच को धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है? अब आइए आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 2011 के जो जनगणना के मुताबिक आंकड़े हैं, पश्चिम बंगाल में 27.1% आबादी मुसलमानों की है। जाहिर सी बात है ये आबादी अब और कहीं ज्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि बीते 13 सालों में जनगणना नहीं हुई है, जो कि होनी चाहिए। लोकसभा की 42 सीटों में से 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान वोटर अच्छा खासा प्रभाव रखता है। 42 सीटों में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान मतदाता बहुसंख्यक है, हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक मतदाता के तौर पर है। और अगर आप इसे विधानसभा के तौर पर देखें तो बंगाल के विधानसभा में 294 सीटें हैं, जिसमें से 1/3 के आसपास यानी कि 100 सीटों पर मुसलमान मतदाता एक अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की 1/3 आबादी, मुसलमानों की आबादी को डराकर, धमकाकर, ध्रुवीकरण की राजनीति को अंजाम देकर किसी तरीके से इस कोशिश में लगी हुई हैं कि वो इस बार के चुनावों में अपने आप को बेहतर स्थिति में ला सके। जरा आप सोचिए, 6 ऐसे जिले हैं पश्चिम बंगाल में जिसमें 30% या उससे भी ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। मुर्शिदाबाद की बात करें, मुसलमानों की आबादी मुर्शिदाबाद में 66.8% है। मालदा में 51.27% मुसलमानों की आबादी है। उत्तर दिनाजपुर में 49.92%, बीरभूम में 37.06% और साउथ 24 परगना में 35.57% और नॉर्थ परगना में 30% के आसपास मुसलमानों की आबादी है। और ये आंकड़े 2011 के हैं। 2011 से लेकर 2024 में जाहिर सी बात है संख्या कहीं और ज्यादा बढ़ी है। ऐसे में अगर तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति ममता बनर्जी नहीं इख्तियार करेंगी तो उन्हें वोट कहां से मिलेंगे? 12 लोकसभा सीट का सवाल है साहब, इसके लिए मरता क्या ना करता। और यही वजह है कि आज मुसलमान वोट बैंक पर अपना एकाधिकार जमाने की पुरजोर कोशिश करते हुए ममता बनर्जी दरअसल इस पूरे मंच को, इस पूरे त्योहार को दूषित करती हुई दिखाई दे रही है। आखिरकार नमाज पढ़ने के बाद क्या कोई व्यक्ति दंगों की बात कर सकता है? अगर कोई कर सकता है तो वो ममता बनर्जी ही है।